नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी जो आपका क्या है प्रवक्ता संवर्ग है, लेक्चरार का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण सिलेबस बाय सिलेबस चर्चा परिचर्चा चल रही है। हमने सिलेबस जाना सबसे पहले, उसके बाद हमने 2014 का क्या जाना था पेपर। हमने क्या जो सॉल्व्ड पेपर था वो किया था कि किस प्रकार आयोग ने 2014 में क्वेश्चन पूछते। उसके बाद हम 21 वाला भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं थी उसको किया। उसके बाद हमने क्या किया, जो क्या है बताओ मुझे, राधा कृष्णन आयोग है जिसे विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं, ठीक है। विश्वविद्यालय आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए काम किया था, तो उसके बारे में चर्चा परिचर्चा की। आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे किसके बारे में, माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में, ठीक है, जिसे किस नाम से, मुदाइलर कमीशन के नाम से जानते हैं। 1952 से 53, ठीक है, 1952 में आती है, 53 अपनी रिपोर्ट ये भारत सरकार को प्रस्तुत करती है। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे आपके यहाँ से मुदाइलर कमीशन से, उन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें जहाँ संसाधनों के अभाव है। बाकी इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप वहां से इसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। तो माध्यमिक शिक्षा को आधुनिक युग की देन स्वीकार किया गया है, ठीक है। जो माध्यमिक शिक्षा है इसे क्या आधुनिक युग की क्या बोल रहा है, देन स्वीकार किया जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के केवल 2 स्तर थे, एक प्राथमिक एक उच्च, ठीक है। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, ठीक है, जो गुरुकुल में होती थी, ऋषियों द्वारा दी जाती थी, ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा जिसमें चलती थी, तो उसमें क्या बोला था, 2 ही प्रकार की शिक्षा होती थी, एक प्राथमिक शिक्षा होती थी, एक उच्च शिक्षा होती थी। लेकिन भारत में माध्यमिक शिक्षा का सूत्रपात करने का श्रेय किसे जाता है, यूरोपीय किसने, मिशनरियों को प्राप्त है, ठीक है। जो भारत में माध्यमिक शिक्षा का सूत्रपात बेस बना रहा हूं आपका, ठीक है, बेस बन रहा है आपका, कि देखो अगर सीधे आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो बेस आपका बनना चाहिए जिससे आप ज्यादा चीजें सीख पाए। तो माध्यमिक शिक्षा का सूत्रपात करने का श्रेय किसे, यूरोपीय मिशनरियों को प्राप्त है, जिन्होंने 18वीं शताब्दी के अंत में इस देश के कुछ भागों में माध्यमिक शिक्षा की स्थापना की थी। किसने, यूरोपीय मिशनरियों ने। कब, 18वीं शताब्दी में। वहीं अगर आगे बात करें तो इन्हीं का अनुसरण करते हुए तथा इनसे प्रेरणा पाकर 19वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ राष्ट्र प्रेमी भारतीयों ने उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का कार्य आरंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, धनी भारतीयों की को क्या अंग्रेजी भाषा सीखने की मांग की पूर्ति करना। हमने आपको बताया था निश्चंदन का सिद्धांत क्या था, बताओ। कि अंग्रेजियों ने क्या बोला कि जो धनी वर्ग है उसे शिक्षित कर दो, ठीक है, अमीर वर्ग को शिक्षित कर दो, उससे गरीब वर्ग क्या होगा, अपने आप क्या होगा, शिक्षित हो जाएगा, शिक्षा छन छन के आएगी, ऐसा कहा था, ठीक है। तो भारतीयों को अंग्रेजी भाषा सीखने की मांग की पूर्ति करना था, अतः इस दिशा में उन्हें प्रारंभिक अवस्था में भारत के इन अंग्रेज शासकों से प्रोत्साहन भी प्राप्त हुआ, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या बोला कि वो क्या हो, रंग रूप से क्या हो, भारतीय हो, लेकिन विचारों से क्या हो, बताओ मुझे, विचारों से वो क्या हो, अंग्रेजी उन्हें आनी चाहिए, ठीक है। उन अंग्रेजी शिक्षाओं पे उन्होंने बल दिया था, ठीक है। वो ऐसा कि देखो भले ही जन्म से वो भारतीय हो लेकिन उन्हें वो क्या करना चाहते हैं, पूरी अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है, अंग्रेजी संस्कृति की ओर बढ़ाना चाह रहे थे, ठीक है। वहीं आगे बात करूं तो वह आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित हुआ और द्वितीय आयोग है, ठीक है, द्वितीय आयोग है। स्वतंत्र प्राप्ति बाद दूसरा आयोग है आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग। पहला आयोग हमने आपको क्या बताया था, विश्वविद्यालय आयोग, जिसे राधा कमीशन के नाम से भी जाना जाता था, वो स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। ये दूसरा है आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग। उससे पहले भी देखो यहाँ शिक्षा पे कार्य हुआ। 1882 में अगर बात करूं तो हंटर आयोग का गठन किया गया, ठीक है, 1882 में हंटर आयोग का गठन किया। उसके बाद 1919 में आपका क्या आता है, सैडलर शिक्षा आयोग, 1917 से 1819 की इसकी डेट है। तो ये
आपका आता है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बात करूं तो सर्वप्रथम अगर बात करूं तो सर्वप्रथम आचार्य नरेंद्र देव शिक्षा समिति ने सन 1993 में लागू किया था। क्या लागू किया था जानते हैं? इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है उनकी स्थापना की जाए और जाकिर हुसैन समिति ने माध्यमिक स्तर पर बुनियादी शिक्षा को योजना प्रस्तुत किया, ठीक है। जाकिर हुसैन समिति ने, ठीक है, माध्यमिक स्तर की जो बुनियादी शिक्षा है उसकी योजना प्रस्तुत की, लेकिन सर्वप्रथम इसे लागू किसने किया? इसे लागू किसने किया? इसे किया आचार्य नरेंद्र देव शिक्षा समिति 1939 है, सॉरी 1939 है, इससे पहले 93 बोला था, सॉरी 1939 आपका क्या है? नरेंद्र देव समिति है, ठीक है। और इस दिशा में प्रयास के रूप में इलाहाबाद में अध्ययन के प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की जाए। फिर उसके बाद आती है आपकी क्या सार्जेंट शिक्षा पर प्रतिवेदन। सार्जेंट आयोग पूछेगा तो 1944 में, ठीक है। 1944 में आपका क्या है? सार्जेंट आयोग आपका क्या है? 1944 में है। और 1948 में आपके गठित होती है क्या? ताराचंद समिति गठित होती है। और ताराचंद समिति गठित होती तो इसकी जो क्या थी, कमियां थी, उसको सुधार करने के लिए, ठीक है, उसको सुधार करने के लिए कब? 1948 में ही ताराचंद समिति आती है। उसके बाद आपका इन जो ताराचंद समिति में जो कमियां थी उसे सुधार करने के लिए विश्वविद्यालय आयोग आया था, जिसे राधाकृष्णन कमीशन कहते हैं। और उसके बाद अगर बात करूं तो भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया था, ठीक है। देखो, विश्वविद्यालय आयोग के बाद कौन सा आयोग आता है? आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है। मुदालियर कमीशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय जो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे उनका नाम क्या था? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर था, उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर कमीशन भी कहते थे। इस आयोग में अगर सदस्यों की बात करूं तो कितने सदस्य थे आप मुझे बताओ? इसमें कितने? 9 सदस्य थे, ठीक है, 9 सदस्य थे। अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष आपको पता है कि कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर क्या थे? अध्यक्ष थे। उप कुलपति कहाँ के? मद्रास विश्वविद्यालय के। डॉक्टर जॉन क्रिस्टी सदस्य थे इसके। डॉक्टर हंसा मेहता भी इसकी क्या थी? सदस्य थी। कुलपति कहाँ की थी? बड़ौदा विश्वविद्यालय की, ठीक है। श्री कैनिथ रेस्ट विलियम सदस्य थे, शिक्षा निदेशक बड़ौदा के। डॉक्टर KL श्रीमाली, ठीक है, सदस्य प्राचार्य कहाँ? विद्याभवन उदयपुर के थे। डॉक्टर KG सैदन सदस्य सचिव शिक्षा थे, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताओ इनका प्रसिद्ध पुस्तक मैंने बताया था आपको, बताओ, पूछ लेगा आपसे परीक्षा में, ठीक है। श्री JKA तारोपुरवाल तो सदस्य किसके थे? तकनीकी संस्थान बम्बई के थे, ठीक है। श्री MT व्यास सदस्य किसके थे? बताओ मुझे। प्राचार्य थे, न्यूएंजल स्कूल बम्बई के थे। और इसके जो 90 सदस्य थे, श्री AN बसु सचिव भी थे ये, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली के, ठीक है। तो ये इसके क्या थे? इसके सदस्य थे। किसके? बताओ मुझे, किसके? मुदालियर आयोग के। तो देखो, आइए इसके जानते हैं इसके नियुक्ति कार्यक्षेत्र इसका कैसा रहा, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा का क्या कार्यक्षेत्र और नियुक्ति के बारे में परिचर्चा करूं तो इसने माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु सभी पहलुओं की जांच करना इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों का आकलन करके उसका विकास करना, उनमें सुधार करना और सुझाव देना, जिससे पाठ्यवस्तु की व्यवस्था एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन किया जाए। प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक में परस्पर संबंध स्थापित करना आदि इसने क्या दिए थे? अपने प्रमुख सुझाव दिए थे। वहीं अगर बात करूं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याएं क्या था, इनका समाधान कैसा किया जाए, इनकी वो क्या थी, ठीक है, उसके बारे में बात की। उसके बाद अगर बात करूं तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुतियां क्या क्या थी, इसके बारे में जान लेते हैं कि इसने क्या क्या अपनी संस्तुतियां दी थी। तो सबसे पहले उसमें पहला पॉइंट आपका आता है माध्यमिक शिक्षा का तात्कालिक स्वरूप कैसा हो, ठीक है। तो इसने बोला कि आयोग ने विभिन्न राज्यों का दौरा करके माध्यमिक शिक्षा में व्याप्त दोषों का पता लगाया, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या किया? विभिन्न राज्यों का दौरा किया, भ्रमण किया और उस समय जो माध्यमिक शिक्षा में व्याप्त दोष थे उनका पता लगाया। तत्पश्चात 28 अगस्त सन 1953 को 244 पृष्ठों का, ठीक है, 14 अध्याय में बटा हुआ था, इसको क्या किया इन्होंने? भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया था, ठीक है। कब? अपनी रिपोर्ट 28 अगस्त 1953 को, ठीक है।
कितने पृष्ठों का था? 244, ठीक है, 244 पृष्ठों का था। कितने प्रकरण, कितने अध्याय थे इसमें? 14 अध्याय थे। और माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का तात्कालिक स्वरूप, उनमें व्याप्त दोषों का विवरण निम्न इस प्रकार है, ठीक है। इसने अपना रिपोर्ट 28 अगस्त सन 1953 को भारत सरकार को सौंपी। 244 पृष्ठों का इसका क्या था? प्रकरण, पेजों का इसका क्या था? प्रतिवेदन था, जिसमें कितने? 14 अध्याय थे, ठीक है। कितने अध्याय थे? 14 इसमें अध्याय थे। वहीं आगे चर्चा पर चर्चा करूं तो माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा का जीवन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसका पाठ्यक्रम छात्रों की आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों के अनुरूप न होने से इससे छात्रों का समुचित विकास संभव नहीं है। जो माध्यमिक शिक्षा है उसका जीवन से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि पाठ्यक्रम अगर बच्चों के अनुसार नहीं है, छात्रों के अनुसार नहीं है, तो वो अपने जीवन में उसे किस स्तर पे लागू करेंगे? हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो बच्चों के रुचि के अनुसार, बच्चों के एज वर्ष के अनुसार ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जिससे वो अधिक से अधिक सीख सके और उसे क्या कर सके? अपने अपने जीवन में, ठीक है, अपनी वर्तमान समस्याओं को हल करने में उसका क्या कर सके? प्रयोग कर सके। वहीं शिक्षण विधियां एवं पाठ्यक्रम का प्रारूप छात्रों में अपेक्षित गुणों व व्यवहारों के विकास हेतु सक्षम नहीं है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम छात्रों में सहयोग, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, अनुशासन तथा आज्ञाकारिता जैसे गुणों का समावेश नहीं करता है, ठीक है। बोला कि जो शिक्षण विधियां हैं, जो उसका पाठ्यक्रम का जो क्या है प्रारूप है, वह छात्रों में अपेक्षित गुणों व व्यवहारों के विकास हेतु सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो छात्रों में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, अनुशासन तथा आज्ञाकारिता जैसे गुणों का समावेश करने में क्या है? सफल नहीं है, सक्सेस नहीं है। वहीं बात करूं तो माध्यमिक शिक्षा संकीर्ण और एकांकी होने के कारण भी छात्रों के व्यक्तित्व का स्वांगीण विकास नहीं कर पाया। माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, ठीक है। और वहीं बात करूं तो माध्यमिक शिक्षा पर अंग्रेजों का आधिपत्य होने के कारण सभी छात्र जो अंग्रेजी में विशेष योग्यता नहीं रखते हैं, विषय का ज्ञान प्राप्त करने में अक्षम रह जाते थे। माध्यमिक शिक्षा की जो परीक्षा प्रणाली में वैध व विश्वसनीय न होने के कारण छात्रों की योग्यताओं का समुचित मूल्यांकन नहीं करती है, अथवा यह दोष क्या है? यह दोष पूर्ण है, ठीक है। यह दोष क्या है? पूर्ण है। और माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में व्यक्ति को जीवोपार्जन हेतु सक्षम नहीं बनाती है, ठीक है। जो माध्यमिक शिक्षा प्रणाली है वो व्यक्ति को जीवकोपार्जन बनाने में सक्षम नहीं बनाती है। महात्मा गांधी जी ने क्यों बोला? बताओ मुझे। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा कैसी होनी चाहिए? हस्त कौशल संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। उन्हें क्या, शिक्षा के साथ साथ उन्हें कृषि, बागवानी, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, छोटे मोटे कुटीर लघु उद्योग से संबंधित बच्चों को जोड़ना है, ठीक है, जिससे वो क्या कर सके? जीवकोपार्जन कर सके। लेकिन ये माध्यमिक शिक्षा ऐसी करने में क्या थी? ऐसे करने में सफल नहीं रही, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान को क्या दे रहा था? ये महत्व दे रहा था। इसने क्या पुस्तकीय ज्ञान को महत्व दिया था। वहीं अगर आगे बात करूं तो माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में छात्रों का शिक्षक से निकट संपर्क न हो पाने के कारण छात्र गाइड, कुंजी, मॉडल पत्र आदि की सहायता से पढ़ने के कारण विषयों का शुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते थे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती थी। देखो, बोला कि छात्र और शिक्षक के बीच में अच्छा संपर्क नहीं था, मतलब कि उन छात्र और शिक्षक में क्या निकट का संपर्क नहीं था, ठीक है। निकट का संपर्क नहीं था तो वो क्या करते थे? छात्र मदद चाहिए तो गाइड हो गया, कुंजी हो गया, मॉडल पत्र हो गया, उनकी सहायता लेते थे, जिससे उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता था, ठीक है। कक्षाओं में शिक्षक तथा छात्र अनुपात अव्यावहारिक होता है, अथवा शिक्षक छात्रों का पूरा ध्यान नहीं दे पाता है। इसका क्या मतलब है कि जो कक्षा है, कक्षा में क्या है? छात्र और शिक्षक, एक शिक्षक पे अगर आपको एक क्लास में 100 बच्चों पे एक शिक्षक दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अव्यावहारिक मानदंड होगा, ठीक है। तभी आपके क्या 35 पे एक शिक्षक, ठीक है, 35 बच्चों पे एक शिक्षक, 30 बच्चों पे एक शिक्षक, तो तभी ये ऐसे नियम लाए गए कि जिससे सारे बच्चों में शिक्षक का क्या जा सके? ध्यान जा सके, ठीक है। इसका अंतिम पॉइंट है आपका, विद्यालयों में प्रयुक्त शिक्षण विधियां छात्रों में विचार स्वातंत्र की भावना व स्वतः प्रेरणा की भावना विकसित करने में अक्षम है, अतः शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास के कारण योग्य छात्र इस व्यवसाय की ओर आकर्षित नहीं हो पा रहे थे। शिक्षण पद्धति मुख्यतः रटने पर आधारित थी और शिक्षा अत्यधिक परीक्षा केंद्रित थी, ठीक है। शिक्षा पद्धति बोला कि रटने पर थी, ठीक है, रटने पर थी, और
और जो ये शिक्षा थी ये कैसी थी, ये परीक्षा केंद्रित शिक्षा थी, तब भी ये आपके सफल नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो बच्चों को केंद्र में रखना है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा देनी है, रटने पे नहीं, बच्चे को रचनात्मक बनाना है। बच्चे का क्या बच्चे को ऐसे ऐसे शिक्षा देनी है जिससे वो क्रिएटिविटी कर सके। ठीक है, वो क्या 10 दिशाओं में सोच सके, अभिसारी चिंतन बच्चा कर सके। ठीक है, वहीं अगर आगे बात करूँ तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने उपयुक्त दोषों का विवेचन इन 5 वर्गों में किया था। ठीक है, देखो इसने बोला कि माध्यमिक शिक्षा अव्यावहारिक तथा भविष्य की तैयारी की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। दूसरा पॉइंट है छात्रों का संपूर्ण विकास करने में यह क्या थी, माध्यमिक शिक्षा असफल थी, अक्षम थी। मातृभाषा को अनुदेशन में महत्व न दिए जाने के कारण शिक्षा का माध्यम उचित नहीं है। चौथा पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा छात्रों में अपेक्षित गुणों का विकास करने में अक्षम है। और पांचवा पॉइंट था कि माध्यमिक शिक्षा द्वारा छात्रों में चारित्रिक गुणों का विकास नहीं हो पाता था। ये क्या थे, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के उपयुक्त दोषों के विवेचन इन 5 वर्गों में हम कर सकते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, उसका पहला उद्देश्य था कि लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास करना। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था कि क्या करना है, लोकतंत्रीय नागरिकता का क्या करना है, विकास करना है। वहीं इसने क्या बोला, इसमें कहा कि माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में क्या लोकतांत्रिक भावना का विकास करना होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति में सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता का विकास करने वाली हो। छात्रों को कैसा बनाना है, हमें ऐसे छात्र बनाने हैं जो क्या लोकतांत्रिक भावना का, जिनके अंदर क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है, और ऐसी शिक्षा देना है जो प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों पर स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता का विकास करने वाली हो। हमें कैसी शिक्षा कि ऐसा बिना जाति, धर्म, लिंग, भेद, वर्ग इसे ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, कोई भी जाति, धर्म, भेद, लिंग से हो। ठीक है, क्या करना है, सभी को समान, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों पर स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता विकास करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। अतः माध्यमिक शिक्षा का कर्तव्य है कि वह छात्रों के बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक गुणों का विकास करने हेतु उनमें स्पष्ट चिंतन, जिसे क्लियर थिंकिंग बोलते हैं, कि योग्यता, बोलने व लिखने में स्पष्टता, समूह के साथ रहने की कला का विकास करने के साथ उनमें अनुशासन, सहयोग हो गया, सामाजिक संवेगशीलता होगी, सहनशीलता होगी, गुणों का विकास शिक्षा द्वारा करने में उनकी सहायता करें और उनमें सच्ची देशभक्ति की भावना का विकास करें व विश्व नागरिकता की भावना का विकास हो, जिससे कि वे राष्ट्र की समृद्धि में सहायता कर सके। ठीक है, तो ये अच्छी नागरिकता का विकास करना था। दूसरा पॉइंट है इसमें कि व्यावसायिक कुशलता में उन्नति। ठीक है, व्यावसायिक कुशलता में उन्नति के अंतर्गत किन किन बातों को ध्यान रखा गया, माध्यमिक शिक्षा को जीविकोपार्जन हेतु उपयोगी बनाने हेतु इसका दूसरा उद्देश्य छात्रों में क्या, व्यावसायिक कुशलता का विकास करना होना चाहिए। अतः माध्यमिक शिक्षकों को अपने छात्रों की तकनीकी एवं व्यावसायिक कुशलता अथवा उत्पादकता की वृद्धि पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, जिससे वो राष्ट्र की समृद्धि में सहायता कर सके और अंततः जीवन में सामान्य स्तर की उन्नति करने में सक्षम हो सके। इस हेतु उन्हें निम्न दृष्टिकोण पैदा करने की आवश्यकता है। ठीक है, पहला, काम के प्रति नया दृष्टिकोण। ठीक है, न्यू आउटलुक उनमें बच्चों में क्या करना है, विकसित करना है। प्रत्येक स्तर पर तकनीकी कुशलता और निपुणता का विकास करना है। ठीक है, क्या बोला कि जो प्रत्येक स्तर है उनमें क्या, उनमें तकनीकी कुशलता को क्या करना है, निपुण करना, उन्हें क्या करना, निपुणता का विकास करना। ठीक है, तीसरा इन्होंने बोला कि व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, इन्होंने बोला कि डेवलपमेंट ऑफ क्या, पर्सनालिटी। ठीक है, व्यक्ति का क्या करना, विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना। माध्यमिक शिक्षा का तीसरा उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का स्वांगीण, मतलब कि चहुमुखी, उसके चारों दिशाओं में, ये बालक है तो उसका चारों दिशाओं में क्या करना है, चहुमुखी के साथ सभी पक्षों का स्वांगीण, मानसिक हो, फिजिकल हो। ठीक है, कोई भी मतलब कि ऑल ओवर उसका क्या करना है, विकास करना है। इसके लिए शिक्षा का संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि छात्रों का साहित्यिक, ठीक है, कलात्मक और सांस्कृतिक विकास हो। ठीक है, उनमें साहित्यिक, ठीक है, लिटरेचर के प्रति, लिटरेचर का ज्ञान उनमें आ सके। ठीक है, वो कलात्मक बन सके, वो सांस्कृतिक विकास उनमें हो सके, छात्र अपनी सांस्कृतिक विरासत को भली भांति समझ सके। ठीक है, जो उसकी सांस्कृतिक विरासत है, जो उसकी संस्कृति विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उसे वो भली भांति समझ सके, उसके
प्रति उसे क्या प्रेम हो, उसको संरक्षण करने की उसके अंतर्गत भावना हो, ठीक है, उनको समझने में वो क्या हो, सक्षम हो, ऐसा उन्हें क्या करना है, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। और इसी के साथ साथ ऐसा पाठ्यक्रम रखना चाहिए जिसमें कला, शिक्षा, संगीत, नृत्य जैसे विषय तथा रोचक कार्यों के विकास को सम्मानित किया जाए या इन्हें क्या किया जाए, इन्हें स्थान प्रदान किया जाए, ठीक है। चौथा इसमें पॉइंट है कि नेतृत्व के गुणों का विकास करने हेतु शिक्षा, ठीक है, नेतृत्व के गुणों का विकास करने हेतु शिक्षा। तो इसने बोला कि माध्यमिक शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य व्यक्तियों को सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व के उत्तरदायित्व को वहन करने में समर्थ बनाने हेतु उनमें नेतृत्व गुणों का विकास करना भी है। और तो शिक्षा द्वारा उन व्यक्तियों को नेतृत्व का प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए जो अपने सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व को संभालने की योग्यता रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे कि किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को देनी है, उसके बारे में हमने परिचर्चा कर ली है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु नवीन संगठनात्मक स्वरूप, ठीक है, उसका प्रारूप कैसा है, ऑर्गेनाइजेशनल उसका पैटर्न क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आपका है, इसने बोला कि जो माध्यमिक शिक्षा की अवधि है वो 7 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितना है, 7 वर्ष होनी चाहिए। प्रारंभ में प्राथमिक शिक्षा जूनियर बेसिक कक्षा 5 तक उत्तीर्ण करने के बाद होना चाहिए, अर्थात यह शिक्षा 11 से 17 वर्ष तक की आयु के छात्र छात्राओं को दी जानी चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माध्यमिक शिक्षा की अवधि इसने 7 वर्ष की होनी चाहिए। इसका प्रारंभ में जो प्राथमिक शिक्षा है जिसे जूनियर बेसिक कहा, ठीक है, उसमें क्या कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के बाद होना चाहिए, अर्थात यह शिक्षा 11 से 17 वर्ष की आयु तक दी जानी चाहिए, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा 7 वर्ष की, ठीक है, समझ गए। दूसरा इन्होंने क्या कहा, जो माध्यमिक शिक्षा है इसको क्या बोला कि जो माध्यमिक शिक्षा की यह अवधि 2 भागों में विभाजित की जानी चाहिए, ठीक है। जो 7 वर्ष है उसे क्या, जो माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष है इसे इन्होंने बोला कि 2 अवधियां 2 भागों में विभाजित करना चाहिए। पहला इन्होंने बोला कि 3 वर्ष तक जूनियर शिक्षा और 4 वर्ष तक उच्चतर शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बोला कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसने 7 वर्ष का होना चाहिए। फिर इसने दूसरा पॉइंट क्या बोल दिया कि जो माध्यमिक शिक्षा 7 वर्ष की है उस अवधि को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। पहला 3 वर्ष तक जो जूनियर शिक्षा दी जाएगी और दूसरा 4 वर्ष तक जिसमें उच्चतर शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। देखो कक्षा 11 से 12 वाली वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षा के स्वरूप को बदलकर 11वीं कक्षा को हाई स्कूल तथा 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालय से संबंध कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का कर दिया जाना चाहिए। जो ग्रेजुएशन है उसे क्या 3 वर्ष का कर देना चाहिए, 3 वर्ष का कर देना चाहिए। माध्यमिक कॉलेजों से विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसने बताया कि कक्षा 11 तक उत्तीर्ण छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक व प्राविधिक संस्थानों में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए और बहुउद्देशीय कॉलेजों स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए तथा इन स्कूलों में पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण किया जाना चाहिए जिससे कि छात्र अपने उद्देश्यों, रुचियों और योग्यताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सके। इसने बोला कि कैसे कॉलेज, जो बहुउद्देशीय कॉलेज हो, ठीक है, कि बच्चे के सभी बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति करने वाले कॉलेजों का विद्यालयों का क्या करना चाहिए, स्थापना करनी चाहिए। ऐसा माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने क्या दिए, सुझाव दिए। और इसने बाकी देखो इसने बोला कि जो विद्यालय हैं, ठीक है, जो विद्यालय हैं ग्रामीण विद्यालय हैं उनमें कृषि शिक्षा पर विशेष प्रबंधन की अवस्था की जानी चाहिए, उनके लिए प्रबंध किया जाना चाहिए। वहाँ उद्यान कला, पशुपालन एवं कुटीर उद्योगों की शिक्षा का भी प्रबंधन किया जाना चाहिए, ठीक है। माध्यमिक विद्यालय में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके द्वारा विद्यालय के अनुशासन में सुधार के साथ साथ छात्र का भी मूल्यांकन उचित रूप से हो सकेगा। और पर्याप्त संख्या में पॉलिटेक्निक और टेक्निकल विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है। पर्याप्त संख्या में कैसे, पॉलिटेक्निक और टेक्निकल
एकल विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए जो कि यहाँ तक कि स्वतंत्र रूप से स्थापित हो तथा बहुउद्देशीय विद्यालयों में संबंध हो। ये विद्यालय यथासंभव विभिन्न उद्योगों से संबंधित कारखानों के पास होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है माध्यमिक स्तर पर कुछ विशेष आवासीय विद्यालय भी खोले जाएं जिसमें क्या बालक को दोपहर का भोजन मिल सके। ठीक है, जो मिड डे मील योजना है, ठीक है, मिड डे मील योजना तभी प्रारंभ की गई थी कि बच्चों की संख्या में वृद्धि होगी। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे अब वो भोजन एक अच्छा भोजन पाने के लिए स्कूल जाने लगे, इससे प्रवेश में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो मिड डे मील योजना कब आती है? 15 अगस्त 1995 को 2408 ब्लॉकों में तमिलनाडु से प्रारंभ होता है। हमने आपको इसके बारे में बताया हुआ है, हम आगे भी कनेक्ट करते हुए चर्चा परिचर्चा करते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। ठीक है, योग्य जो छात्र हैं उनको क्या छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए जिससे वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सके। ठीक है, नेत्रहीन जो देख नहीं सकता है, मूक बधिर जो बोल नहीं सकता है, उन व्यक्तियों को शिक्षा के लिए विद्यालयों में समुचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। ठीक है, जो देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, उनको शिक्षा देने के लिए विद्यालय में उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा उद्योगों पर उद्योग शिक्षा कर लगाकर इससे प्राप्त धन टेक्निकल शिक्षा के विस्तार पर व्यय किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट 14 बात करते हैं। बालक बालिकाओं की शिक्षा में विशेष अंतर की आवश्यकता न होने पर बालिकाओं के लिए क्या गृह विज्ञान के अध्ययन की समुचित व्यवस्था आवश्यक रूप से होनी चाहिए। पब्लिक स्कूलों को कुछ समय तक यथावत चलने दिया जाए परंतु एक निश्चित अवधि के बाद उनका संगठन अन्य माध्यमिक विद्यालयों की भांति उनका क्या कर देना चाहिए, उन्हें भी कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, उन्हें भी कर दिया जाना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कृषि हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, चिकित्सा आदि उच्च शिक्षा के केंद्रों में प्रवेश के लिए उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के बाद 1 वर्षीय पूर्व व्यवहारिक पाठ्यक्रम संचालित किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि भाषाओं के अध्ययन हेतु इसने क्या संस्तुति दी। ठीक है, जो लैंग्वेज है उसके लिए इसने क्या स्टडी ऑफ लैंग्वेज के लिए क्या संस्तुतियाँ इसने दी माध्यमिक शिक्षा ने। तो आइए इसने क्या बोला कि माध्यमिक शिक्षा ने भाषाओं के शिक्षण हेतु 5 भिन्न भाषा समूह पर विचार करना चाहिए। मातृभाषा में बालक को उसके मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, प्रादेशिक भाषा यदि वह मातृभाषा न हो तो प्रादेशिक भाषा, ठीक है, यदि वो क्या न हो मातृभाषा न हो तो संघीय भाषा हो गया, शास्त्रीय भाषा, संस्कृत, अरबी, फारसी, लैटिन आदि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा पर क्या किया इसने विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर बात करूं माध्यमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम कैसा होना चाहिए, माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होना चाहिए। विद्यालय पाठ्यक्रम में हिंदी अनिवार्य विषय होना चाहिए क्योंकि यह केंद्र की क्या है, सरकार की क्या है, सरकारी ऑफिशियल क्या है, ये लैंग्वेज है, भाषा है, पत्र व्यवहार की भाषा है तथा राष्ट्रीय एकता को दृढ़ता प्रदान करने की में यह क्या है, सहायक है। तो इसने बोला क्या विद्यालय पाठ्यक्रम में हिंदी को अनिवार्य बनाना है। ठीक है, वही नेक्स्ट पॉइंट एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट इसने बोला कि इसके साथ ही आयोग ने पाठ्यक्रम में संस्कृत को भी उचित स्थान क्या किया, प्रदान किया। और माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय बना रहना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा है और यदि राष्ट्रीय भावना से उत्तेजित होकर पाठ्यक्रम से अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा तो उसका हानिकारक प्रभाव भी पड़ेगा। ऐसा किसके सुझाव थे, ये संस्तुतियाँ थी माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदाइलर कमीशन की ये संस्तुतियाँ हैं। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो इसने बोला कि माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने से पूर्व आयोग ने प्रचलित शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ दोषों का उल्लेख किया है तथा इसे अनुचित, अवास्तविक और क्या अमनोवैज्ञानिक, संकीर्ण, पुस्तकीय व इसने क्या अप्रगतिशील बताते हुए इसका खंडन किया और पाठ्यक्रम में निहित दोषों का उल्लेख निम्न प्रकार किया। ठीक है, इसने पाठ्यक्रम में जो निहित दोष थे उनका उल्लेख निम्न प्रकार किया जिसमें पहला पॉइंट है यह पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रवृत्ति को पुरानी विषय वस्तु तक सीमित होने के कारण समाज की वर्तमान समस्याओं को सुलझाने में सहायक नहीं थी। ठीक है, जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, पुरानी विषय वस्तु होने के कारण जो वर्तमान समस्याओं को सुलझाने में सहायक नहीं हो पा रही है अथवा यह संकीर्ण धारणा पर क्या थी, आधारित थी।
वहीं अगर आप बात करें तो वर्तमान पाठ्यक्रम पुस्तकीय और सैद्धांतिक है तथा इसमें क्रियात्मक पक्ष की अपेक्षा सैद्धांतिक एवं शैक्षणिक पक्ष पर अधिक जोर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम में विषयों की भरमार के बावजूद पाठ्य सामग्री समृद्धशाली व महत्वपूर्ण नहीं है। वही नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है फोर्थ, इसने बोला कि जो वर्तमान पाठ्यक्रम में व्यक्तित्व भिन्नता पर आधारित न होने के कारण किशोरों की विभिन्न आवश्यकताओं व योग्यताओं के अनुकूल नहीं है। हाई स्कूल के कोर्स में रखे गए ऐच्छिक विषय, ठीक है, संकीर्ण तथा सीमित हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि पाठ्यक्रम व्यापक आधार पर आधारित किया जाए जिससे कि छात्रों की विभिन्न योग्यताओं को उनके अनुकूल वातावरण में विकसित किया जा सके। अगर बात करूं माध्यमिक शिक्षा आयोग ने किन विषयों पे, ठीक है, पाठ्यक्रम के विषय होने चाहिए उसमें उनमें भाषाएं होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया। ठीक है, 22 भाषाएं आपकी हैं, अंग्रेजी को घटा के, अंग्रेजी हमारी मानक भाषा में नहीं है, 22 भाषाएं होगी उनके प्लस जहाँ की जो भाषा है, भाषाओं में क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। समाज विज्ञान, सामाजिक विज्ञान होना चाहिए, सामान्य विज्ञान होना चाहिए, गणित होना चाहिए, कला एवं संगीत होना चाहिए, शिल्प होना चाहिए, शारीरिक शिक्षा व पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान हो, ऐसे इसमें पाठ्यक्रम में ऐसी भाषाएं शामिल होनी चाहिए, ऐसे विषय शामिल होने चाहिए। और इन विविध विषयों के अंतर्गत निम्नलिखित 7 समूह होंगे। मानव विज्ञान हो गया, प्राविधिक हो गया, वाणिज्यिक हो गया, कृषि विज्ञान हो गया, ललित कलाएं होगी, गृह विज्ञान होगी। ये उन विविध विषयों के अंतर्गत इन 7 समूह को भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या था, इतना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण श्रृंखला है ये आपके लिए। ठीक है, आइए आगे परिचर्चा कर लेता हूँ। इसके अतिरिक्त आयोग ने इस बात पर भी क्या दिया, इस बात की भी सिफारिश की कि माध्यमिक शिक्षा के उच्चतर स्तर पर पाठ्यक्रम के विषयों का विभिन्नीकरण किया जाना चाहिए ताकि वे छात्रों की अभिरुचियों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस उद्देश्य से आयोग ने पाठ्यक्रम के विषय को 2 भागों में विभाजित किया। पहला इन्होंने बोला कि आंतरिक विषय होने चाहिए और दूसरा इन्होंने बोला वैकल्पिक विषय होने चाहिए। तो आइए अब दोनों को एक एक करके परिचर्चा करता हूं कि आंतरिक विषय में इन्होंने क्या कहा, जो कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें इन्होंने बोला कि मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से चुनी जाने वाली कोई एक और भाषा होनी चाहिए। हिंदी उन छात्रों के लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। प्रारंभिक अंग्रेजी उन छात्रों के लिए जिन्होंने जूनियर माध्यमिक स्तर पर इसका अध्ययन नहीं किया है। और उच्च अंग्रेजी उन छात्रों के लिए जिन्होंने जूनियर माध्यमिक स्तर में अंग्रेजी का अध्ययन किया है। हिंदी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा भी होनी चाहिए। अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक विदेशी भाषा भी होनी चाहिए। और एक आपकी क्या होनी चाहिए, शास्त्रीय भाषा होनी चाहिए। तो ये हमने किसके बारे में बताया, ये हमने जो कोर सब्जेक्ट थे, जो आंतरिक क्या थे आपके सब्जेक्ट थे, विषय थे, उसके बारे में परिचर्चा की। अब इन्होंने दूसरा जो भाग था उसमें इन्होंने बोला वैकल्पिक विषय समूह होने चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला मानव विज्ञान, ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला कि एक क्या होना चाहिए, एक शास्त्रीय भाषा होनी चाहिए। ठीक है, और अन्य जो क्या अन्य में ली गई एक भाषा हो। ठीक है, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, नागरिक शास्त्र। ठीक है, आज आप जिसे क्या राजनीति शास्त्र बोलते हैं, उसे पहले नागरिक शास्त्र बोलते थे। ठीक है, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र हो गया, गणित हो गया, संगीत हो गया, गृह विज्ञान हो गया। ये इसके अंतर्गत क्या किया गया, इन्हें शामिल किया गया। इसी प्रकार पूर्व में बताए गए सभी 7 वर्गों में अलग अलग विषयों की विवेचना की गई है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। महत्वपूर्ण सेशन है, वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। और वीडियो को समय पर पाने के लिए आप अभी अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हो और क्या कर सकते हो, बेल आइकन को क्या कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो, जिससे आपको समय समय पर क्या मिलेंगे, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्योंकि हम लेक्चरार के पूरा स्क्रीनिंग परीक्षा के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। सिलेबस बाय सिलेबस विथ PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। वहीं देखो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षण विधियों के बारे में क्या कहा कि शिक्षण विधियां जो हैं वो छात्रों में वांछित मूल्यों एवं दृष्टिकोणों का विकास करने में सक्षम होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षक को ऐसे टीचिंग मेथड का प्रयोग करना है जो छात्रों में वांछित मूल्य दृष्टिकोण का विकास कर सके। अतः इनका उद्देश्य केवल कुशलतापूर्वक सूचना प्रदान करना ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो जो टीचिंग मेथड है इसका केवल इतना ही
उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर सके कि सूचना प्रदान कर सके। उसने क्या होना चाहिए, बच्चों के छात्रों के वांछित मूल्यों एवं दृष्टिकोणों का विकास करने वाला ऐसा टीचिंग मेथड हमें अपनाना है। शिक्षण विधियों द्वारा विद्यार्थियों में काम के प्रति वास्तविक लगाव, रियल अटैचमेंट, ठीक है, उत्पन्न होना चाहिए, ताकि वो ईमानदारी के साथ कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए क्या हो, इच्छुक हो, उनके अंदर अंदर से ही आंतरिक क्या है, अभिप्रेरणा उत्पन्न हो। शिक्षण विधियों में मौखिक बातों तथा रटने की प्रवृत्ति पर जोर देने की बजाय उद्देश्यपूर्ण एवं वास्तविक स्थिति पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्या बोला कि शिक्षण विद्या में मौखिक बातों को रटने के अलावा क्या होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण वास्तविक स्थिति पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसने बोला शिक्षण विधियों में कि शिक्षण विधियों द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न समस्याओं के समाधान में प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने की योग्यता का विकास होना चाहिए तथा इनके व्यवहारिक उपयोग के पर्याप्त अवसर भी इन्हें दिया जाना चाहिए। तो ये इसके क्या थे, शिक्षण विधियां थी कि किस प्रकार की शिक्षण विधियां अपनानी है। और बोला कि ऐसी विधियों का प्रयोग करना है जो छात्रों में सामाजिक जीवन एवं सहयोगी कार्यों के गुणों के विकास हेतु उन्हें समूह में क्या कर सके, सम्मिलित कर सके और करने का क्या कर सके, आधिकारिक क्या अवसर उन्हें मिलना चाहिए। और प्राविधिक शिक्षण विधियों को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयोगात्मक तथा प्रदर्शनात्मक विद्यालयों की स्थापना भी की जाना चाहिए और उनमें एक अच्छे स्तर का क्या होना चाहिए, टीचिंग मेथड होने चाहिए। आगे देखो क्या है, अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवाओं एवं सुविधाओं के बारे में मुदायलर आयोग के विचार क्या थे। इसने जो अध्यापक है, जो टीचर है, उसकी नियुक्ति कैसी होनी चाहिए, कैसी वैसी सेवा सुविधाएं मिलना चाहिए। इसमें क्या बोला माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कि सभी प्रकार के विद्यालयों में अध्यापक चयन के लिए एक तरफ की पद्धति अपनाई जानी चाहिए। ठीक है, कोई भी विद्यालय हो उसमें शिक्षक अगर टीचर बनाना है तो सभी में क्या एक तरह की पद्धति अपनाई जाए। प्राइवेट मैनेजमेंट के सभी विद्यालयों में अध्यापकों को चयन हेतु एक समिति बनाई जाए जिसका एक सदस्य विद्यालय का प्रधानाचार्य हो। ठीक है, अध्यापक के क्या प्रोविजन का काल साधारणतः 1 वर्ष का हो। हाई स्कूल के अध्यापक प्रशिक्षण ग्रेजुएट हो। टेक्निकल विद्यालय के अध्यापक अपने विषय में दक्ष हो और उन्हें पढ़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त हो। हायर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापकों की योग्यता इंटरमीडिएट विद्यालयों के अध्यापकों की के ही समान होनी चाहिए। ठीक है, समान योग्यता एवं समान प्रकार का कार्य करने वाले अध्यापकों के वेतन क्रम समान ही होने चाहिए, वे किसी भी प्रकार के विद्यालय में पढ़ा रहे हों। इस हेतु विशिष्ट समितियों का गठन किया जाए जिसमें शिक्षकों के वेतनमान में सुधार लाया जा सके। ठीक है, अध्यापकों को आर्थिक चिंताओं से मुक्त करने के लिए त्रिमुखी लाभ योजना अर्थात पेंशन, प्रोविडेंट फंड एंड बीमा का भी व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, त्रिमुखी सिद्धांत लाभ योजना का सिद्धांत की बात कौन करता है, शिक्षकों के लिए तो माध्यमिक शिक्षा आयोग करता है, मुदायलर कमीशन करता है। और अध्यापकों की जो क्या है पदोच्युति है उसका निलंबन के मामलों में सुनवाई के लिए बोर्ड बनाए जाएं तथा योग्य व स्वस्थ अध्यापकों के अवकाश ग्रहण की आयु कितनी 60 वर्ष कर दी जाए। अध्यापकों को यथासंभव विद्यालय परिसर के आसपास आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि वे विद्यालय के विभिन्न कार्यों में अधिक से अधिक क्या दे सके, सहयोग दे सके। अध्यापकों को शैक्षिक सेमिनार तथा कॉन्फ्रेंस में जाने हेतु अवकाश और यात्रा की सुविधाएं भी दी जाए और उनके बालकों हेतु स्कूल स्तर की शिक्षा निःशुल्क की जाए। शिक्षकों तथा उनके बच्चों के लिए मुफ्त चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाए। शिक्षकों की प्राइवेट ट्यूशन की प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिए। तो ये माध्यमिक शिक्षा ने क्या शिक्षकों के लिए क्या दिए थे, अपने विचार, अपने शिक्षकों के लिए वेतन के लिए, सुविधाओं के लिए, शर्तों के लिए इसने क्या दिए, अपने सुझाव दिए थे। किसने, माध्यमिक शिक्षा या मुदायलर शिक्षा आयोग ने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कोई इशू, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द बताइए, नहीं तो आगे हम परिचर्चा करते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने प्रशासन, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में क्या अपने सुझाव दिए, आइए इनके बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। यह आपका अंतिम होगा। इसके बाद क्या हम नेक्स्ट क्लास आपके लेंगे जिसमें हम क्या कोठारी आयोग के बारे में परिचर्चा करेंगे। ठीक है, और बाकी ये पीडीएफ बहुत बड़ी है, इसमें और भी चीज़ें आपके लिए मैंने ऐड की हुई हैं। वीडियो देख लेना, उसके बाद आप रिविजन पीडीएफ से कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, बाकी हम लास्ट में आपके जब एग्जाम के आपके 15 दिन होंगे तब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे नोट्स में महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण तथ्यों का हम फास्ट रिवीजन करेंगे जैसे हमने एलटी एग्जाम में किया था। ठीक है, तो इसमें क्या कहा इसने प्रशासन के संबंध में शैक्षिक विषयों पर शिक्षा मंत्री को परामर्श देने का उत्तरदायित्व तो शिक्षा संचालन पर होगा। केंद्र तथा राज्यों में एक समन्वय समिति हो जो शैक्षिक सुधार के उपायों का विचार कर सके। केंद्र तथा राज्यों में एक समन्वय समिति हो जो शैक्षिक सुधार कर सके, ये हमने बता दिया था। प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए जिसका अध्यक्ष कौन, शिक्षा संचालक हो। केंद्र के समान राज्यों में भी शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित किया जाए। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण कार्यक्रम पर सुझाव देने से पूर्व आयोग ने पर्यवेक्षण व निरीक्षण संबंधी दोषों की व्याख्या की और आयोग के अनुसार निरीक्षण सावधानी पूर्वक किया जाता है। निरीक्षक निरीक्षण में बहुत कम समय लगता है तथा अधिकतर समय वह स्कूल के प्रशासकीय कार्यों के निरीक्षण में लगा रहता है जिससे शैक्षणिक पक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इसके अतिरिक्त अध्यापकों तथा निरीक्षकों में सीमित संपर्क के कारण अध्ययन की समस्याओं का उन्हें क्या बोध नहीं होता है। इसका एक कारण यह भी है कि निरीक्षक के अधीन निरीक्षक के अधीन इतने स्कूलों का निरीक्षण होता है कि वह सभी स्कूलों के कार्यों को से परिचित नहीं हो पाता, अतः वह अध्यापकों को स्कूल के शिक्षण के कार्य को सुधारने हेतु उचित निर्देश भी नहीं दे पाता है। प्रायतः निरीक्षक के आलोचनात्मक व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के कारण उनके आगमन को भय का दृष्टि से भी देखा जाता है। तो इसने ये प्रशासन संबंधी क्या दिए थे, अपने सुझाव दिए थे। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से भी हम कर लेते हैं। यहाँ आपके लिए कुछ विकिपीडिया है, ठीक है, ये विकिपीडिया से हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए हैं, इनको भी कर लेते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा पे बल दिया माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। ठीक है, सेकेंडरी शिक्षा, देखो सेकेंडरी शिक्षा के 2 भागों में होना चाहिए, हमने पहले भी बताया था। ठीक है, वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू प्रशिक्षण पद्धति को अपनाया जाना चाहिए, हमने अभी पहले परिचर्चा की। संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिया जाना चाहिए। ठीक है, संख्यात्मक अंक देने के बजाय क्या सांकेतिक अंक दिया जाना चाहिए। उच्च तथा उच्चतम माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल विषय रखे जाए, अनिवार्य कर दिया जाए जिसमें गणित, सामान्य ज्ञान, कला, विज्ञान, संगीत आदि शामिल हो। भारत के तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उस पर प्रकाश डालना है। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य संगठन व विषय वस्तु हो गया। विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारंपरिक संबंध के बारे में इसने सुझाव दिए। माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा के संबंध में इसने अपने विचार प्रस्तुत किए और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित समस्याओं को इसने क्या किया, समस्याओं का इसने क्या किया, इसने अध्ययन किया और उसके संदर्भ में इसने क्या किया, बात कही गई थी। ठीक है, बाकी ये सब वही आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। देखो अगर आपको ना आपका मन है पढ़ने का ना तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ये विकिपीडिया का है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट है, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा बनाया जाए जिसमें निम्न माध्यमिक स्तर 30% और उच्चतर माध्यमिक स्तर 50% छात्र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं प्रत्येक जिले में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए योजनाएं बनाई जाए और उन्हें 10 वर्षों की अवधि में पूर्ण रूप से कार्य किया जाए उनमें। ठीक है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार के लिए अगले 20 वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ऐसा कहा था। तो ये हमने आज परिचर्चा कर ली है माध्यमिक शिक्षा के बारे में, जिसे मुदैलर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनके बारे में हम परिचर्चा कर लिया है। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदैलर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम मुदैलर कमीशन भी से कहा जाता है, आयोग भी कहा जाता है। इसके जितने भी सुझाव दिए, ठीक है, शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षण में विधियां कैसी होनी चाहिए, ठीक है, छात्र कैसा, पाठ्यक्रम कैसा, छात्र को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, इन सभी के बारे में हमने परिचर्चा कर ली है। अब हमारा जो कल वीडियो होगा हम किसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे, कोठारी आयोग के बारे में। ठीक है, कोठारी आयोग के बारे में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जिसके अध्यक्ष होते हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पे आने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में जुड़ सकते हैं और वीडियो के नोटिफिकेशन को समय पर पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस, आप जो बगल पे क्या होता है, जो घंटे का बेल आइकन होता है, आप उसे क्या कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो, जिससे आपके लिए क्या होगा, आपको समय पर वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है,
देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट, एक फैक्ट और है, ठीक है, इसे भी जान लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा का स्पष्ट संगठन, ठीक है, इसने आयोग ने 1 और 7 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात कही तो दूसरी ओर कक्षा 6, 7, 8 को निम्न माध्यमिक और कक्षा 9, 10, 11 को उच्च माध्यमिक वर्ग में बांटकर कुछ 6 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात कर दी। जहां इसने 7 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात की, वहां उसने एक और बोला कि क्या होना चाहिए कि 6, 7 तथा 8 को निम्न माध्यमिक और 9, 10, 11 को इसने क्या बोला, माध्यमिक वर्ग में बांटना चाहिए, जो टोटल मिला के कितना हो रहा है, 6 वर्ष का ही माध्यमिक शिक्षा हो रहा है, ठीक है। ये दोनों बातें स्पष्ट थी। माध्यमिक कक्षा 11 को माध्यमिक शिक्षा व 12 को स्नातक शिक्षा में जोड़ने संबंधी सुझाव के पीछे भी कोई क्या बोला, औचित्य नजर नहीं आता है। इसी कारण इंटरमीडिएट कक्षाओं को समाप्त करने का सुझाव भी उचित नहीं है। समय ने यह प्रमाणित कर दिया कि इंटरमीडिएट महाविद्यालय उच्चतर महाविद्यालय से भी क्या होते हैं, उत्तम होते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये लेक्चर क्या हो गया, पूरा हो गया। जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने परिचर्चा कर लिया। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कोठारी आयोग के बारे में। थैंक यू सो मच।